जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और हम एग्जाम्पल में लेके चलेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आज हम उसी क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लिखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ अ बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स according to which a country is governed। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। मतलब अगर जैसे कि हम समझे कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? एक रूल बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी प्रकार से जब एक छोटे से स्कूल को चलाने के लिए एक रूल बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी हमें एक रूल बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसी ही रूल बुक को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ क्या लिखे हुए हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को क्या करा जाता है? गवर्न करा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी रूल बुक के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन को गवर्न करा जाता है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न करा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो आज हम इस चैप्टर में इस चीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आप कहोगे कि मैं कुछ सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करता हूं, इसलिए ना मेरे घर में मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या है? इंपॉर्टेंस है, नीड है मेरी घर में। तुम क्या कर रहे हो? नीड को जनरेट कर रहे हो अपने घर में कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करके। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो किसी भी कंट्री के लिए क्या हो जाते हैं? एसेंशियल हो जाते हैं। तो इसको हम एग्जांपल में लेके चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है, तो अब हम क्या लिखेंगे? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारा सवाल क्या बनेगा? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन। ये भी आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा कि अगर आए कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन, देयरफॉर वी रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो फंक्शन पूछता है तो सीधे सीधे लिख दो कि दीज आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स सी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The first function of constitution is the first function of constitution is that is to provide set of basic rule which allow minimal coordination among the member of society।
तो जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारे हम सभी जानते हैं कि भारत में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड, भारत क्या एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हमें क्या देखने को मिलती है, हमें बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिलती है, बहुत सारी कल्चर देखने को मिलता है, बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। तो भाई अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या करा जा रहा है, तो हमारी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न करा जा रहा है। तो ऐसी क्या फंक्शन अडॉप्ट कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो क्या करता है, वो सभी के लिए क्या होता है, सभी के लिए, सभी लोगों के मानने के लिए वो एलिजिबल होता है। तो जैसे बात करते हैं हम कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि भाई इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में भी वो क्या करेगा, वो कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करेगा। वो किसको प्रोवाइड करेगा, सेट ऑफ बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स का मतलब जो सभी के लिए क्या होंगे, जो सभी के लिए मान्य होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, चाहे वो कौन सी भाषा बोलता हो, उन सभी को क्या करना पड़ेगा, इन रूल्स को फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, इन बेसिक रूल्स को फॉलो करना होगा, जो क्या करेगा, सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन की फीलिंग को क्या कर देगा, मिनिमल कोऑर्डिनेशन की फीलिंग को डेवलप कर देगा। जैसे कि अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में भी क्या होता है कि एक रूल बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग सभी को यूनिफॉर्म सभी को पहन के जानी पड़ती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे नीची जात का हो, सभी को क्या करने पड़ने हैं, सभी को भाई यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म क्या है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है जो सभी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो जो यूनिफॉर्म है वो किसको दिखाती है, यूनिफॉर्मिटी को दिखाती है, कोऑर्डिनेशन को दिखाती है, जो हमें स्कूल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब हम कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो कंट्री में हमें किसकी फीलिंग देखने को मिलती है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन की फीलिंग हमें देखने को मिलती है। और भाई जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, ये कैसे होंगे, ये जितने भी बेसिक रूल्स होंगे, ये होंगे भाई लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है, लीगली एनफोर्सेबल का मतलब है कि जो भी इन रूल्स को क्या नहीं करेगा, जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसको क्या करा जाएगा, पनिश करा जाएगा। तो मतलब पनिशेबल क्राइम, पनिशेबल रूल है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, ध्यान से समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ रूल प्रोवाइड करे, उन रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन की फीलिंग डेवलप होगी। और यदि हम उन रूल्स को नहीं मानेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि बस रूल बना दिए, जो मानना चाहे वो माने, जो ना मानना चाहे वो ना माने, ऐसा नहीं है। रूल सभी को मानने पड़ेंगे, क्या है, कंपलसरी है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में रूल होगा कि होमवर्क सभी को करके आना है। अब जब होमवर्क कोई नहीं करता है, तो वो होमवर्क जब कोई नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई साहब, पनिश करा जाएगा। अगर मान लो टीचर ने बोला कल लेसन पढ़ के आना, लेकिन टीचर ने नहीं कहा कि मैं पनिश करूंगी, जो पढ़ के आएगा उसके लिए अच्छा, जो नहीं पढ़ के आएगा वो अच्छा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो रूल प्रोवाइड कर रहा है कैसे हैं, ये कंपलसरी हैं, मतलब सभी को मानने ही पड़ेंगे, और जो नहीं मानेगा उसको क्या करा जाएगा, पनिश करा जाएगा। तो इन्हें क्या करा जाएगा, उनको पनिश करा जाएगा। तो ये रूल्स क्या हुए, लीगली एनफोर्सेबल हुए, जो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं। समझ में आ गई ये चीज, जी हाँ समझ में आ गई। हमारा पहला फंक्शन क्लियर होता हुआ, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फंक्शन के बारे में। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो भाई देखो सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हु हैज द पावर, ये स्पेसिफाई करता है, ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि हु हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि भाई किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, ये कौन स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं बात करूं हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहां पर अगर मैं बात करूं कहीं पे मोनार्की है, तो वहां पर किसके पास पावर होगी, रूल की फॉर्मेशन करने की, वहां पे किंग के पास पावर होगी, और उसकी मिनिस्टर्स के पास पावर होगी। फिर हम बात करते हैं मोनार्की हो गया, फिर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में। इसका एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्ली नेपाल में देखने को मिलता है, जहाँ पे किंग क्या करता था, अपना कंट्रोल रखता था गवर्नमेंट के ऊपर। अब हम बात करें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे किसके पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स की फॉर्मेशन कर सके, तो पार्टी लीडर्स के पास, मतलब पार्टी लीडर के पास, जो सिंगल पार्टी लीडर होगा उसके पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो रूल्स को फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका एग्जांपल हमें यूएसएसआर में देखने को मिलता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में। फिर हम बात करें डेमोक्रेसी, तो भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, तो जनता का शासन को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें किसके पास अथॉरिटी है, पीपल के पास। अब भाई डेमोक्रेसी भी दो तरीके से हो सकती है, पहली हो सकती है डायरेक्ट और एक हो सकती है इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट का मतलब क्या है और डायरेक्ट का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट हमें देखने को मिलती है पंचायत में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, पंचायत में डिसीजन इंडिविजुअल व्यक्ति की सहमति से लिया जाता है, जहां पर हैंड को रेस करा जाता है और वोटिंग को कंसेंससली कर लिया जाता है। लेकिन वहीं हम बात करें एक लार्ज कंट्री के लिए, इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के लिए, और भी जैसी लार्ज कंट्री के लिए, आज के टाइम में सभी कंट्री के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अब हम किसको अपनाते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग क्या करेंगे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और उसे कहाँ भेजेंगे? एक इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे, जहां जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लॉ की फॉर्मेशन के लिए। किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लॉ की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और हमारे इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है लॉ की फॉर्मेशन के लिए? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। किसकी फॉर्मेशन के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट। किसकी फॉर्मेशन के लिए? लॉ की फॉर्मेशन के लिए। अब हमने ये तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर को क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। किसको प्रोवाइड कर दिया? कुछ पावर को गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया कि वो क्या करेगी? रूल बनाएगी। अगर हम सोचें तो गवर्नमेंट अब कुछ भी रूल बना सकती है। कुछ भी रूल का मतलब कि वो ये भी कह सकती है कि काले लोगों के साथ ये होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है, ह्यूमंस की जो मोरल वैल्यूज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी वायलेट कर सकती है ना? कर सकती है ना? तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट को कुछ लिमिट्स को क्या करना पड़ता है? इम्पोज करना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट्स को इम्पोज करना पड़ता है। और वो लिमिट्स, तो आइए हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड फंक्शन को कि व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने सेकंड फंक्शन क्या देखा था? हमने सेकंड फंक्शन देखा था कि गवर्नमेंट को क्या कर दिया हमने, कि हमने गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो सिटीजन्स के लिए क्या करेगी? रूल्स की फॉर्मेशन करेगी। लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उनके ऊपर लिमिटेशन लगाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो बात करते हैं हम थर्ड फंक्शन के बारे में। तो थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज to set some limits on the government, and these limits are the fundamental in sense and government may never trespass them. तो थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? कुछ लिमिट्स को किसके ऊपर इम्पोज कर देगा? गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर देगा, ताकि वो क्या ना कर सके? एक्सेसिव यूज ना कर सके पावर का, ताकि वो अपनी पावर को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर सके। इसलिए हम क्या कर देते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर देता है? पावर लिमिट्स को क्या कर देता है? इम्पोज कर देता है। और सबसे कॉमन तरीका गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का क्या हो जाता है? द मोस्ट कॉमन वे टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे कॉमन तरीका है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का, तो वो क्या है? सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर देना। तो जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें क्या करता है? कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत अगर गवर्नमेंट हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है? वायलेट करती है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत हम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे राइट्स को क्या करा है? वायलेट करा है। तो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट देके क्या कर दिया? गवर्नमेंट की पावर को क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो गई। कैसे? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट मिला। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया? एक बैलेंस बनाया, ताकि हमें क्या ना देखने को मिले? किसी भी तरफ एक्सेसिव कर्वेचर ना देखने को मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट की पावर को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया, फॉर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करके। अगर मैं बोलूँ ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन थर्ड ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सारी अथॉरिटी दे देते हैं। सिटीजन्स के पास कुछ वोटिंग के बाद कुछ अथॉरिटी नहीं रहती। सारी अथॉरिटी हमने किसको दे दी? अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे दी। और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लिमिटेशन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि भाई वो अपनी मनमानी चलाए। अगर मैं आपको अथॉरिटी दे दूं, मैं आपको क्लास का क्या बना दूं? मॉनिटर बना दूं, और मैं कहूं कि जो भी बच्चा, मैं क्लास के बाहर चला जाऊं और आपको बोलूं कि आपको क्लास को मेंटेन करना है, जो भी बच्चा शरारत करे उसका नाम क्या लिख दो? बोर्ड पे लिख दो।
तो आप क्या करोगे, अगर आपके ऊपर लिमिटेशंस को नहीं लगाया जाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी जिससे दुश्मनी होगी आप उसका नाम क्या कर दोगे, ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे, चाहे वो बात कर रहा हो या ना कर रहा हो। आप अपने दोस्तों का नाम कभी नहीं लिखोगे। तो आप क्या कर लोगे, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का क्या कर लोगे, मिसयूज कर लोगे। इसी प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस को सेट नहीं करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो भी अपनी पावर का क्या करेंगे, मिसयूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ फंक्शन के बारे में। The fourth function of constitution is to enable government so that it can fulfill the aspiration of society. तो सोसाइटी, गवर्नमेंट का फोर्थ फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट का फोर्थ तो गवर्नमेंट का फोर्थ फंक्शन क्या है, तो गवर्नमेंट का अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने आप पैदा हुए, आप बोर्न हुए, आपका जन्म होता है और आपको बचपन से ही एजुकेशन दी जाती है, आपको बचपन से ही हेल्थ दी जाती है, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको हम इनेबल कर रहे हैं कि आप क्या कर सको, अपनी सक्सेस को क्या कर सको, आप क्या कर सको, अपनी खुद की एस्पिरेशन को, सोसाइटी के एस्पिरेशन को, या आप अपनी खुद की एस्पिरेशन को, ड्रीम को क्या कर सको, फुलफिल कर सको। समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बच्चा है, ये कौन है, एक बच्चा है। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम इसे हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, हम इसे सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे ताकि अपने एस्पिरेशंस को, ताकि अपने ड्रीम्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेरेंट है जो गवर्नमेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट को इनेबल करता है, मतलब गवर्नमेंट को योग्य बनाता है कि वह अपने सिटीजन्स की क्या कर सके, अपने सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। समझ में आया। तो हमें फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को कैपेबल बना देगा, गवर्नमेंट को इस योग्य बना देगा कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका का इतिहास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था, जहां पे हमें अपार्थाइड देखने को मिलता था। तो अपार्थाइड क्या था, अपार्थाइड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था काले और गोरे लोगों के बीच में। अब हमें देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका आजाद होता है, नेल्सन मंडेला जी हमारे वहां के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, और वहां पे एक नई कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि गवर्नमेंट क्या करे, सोसाइटी की एस्पिरेशन को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सोसाइटी की एस्पिरेशन क्या थी, सोसाइटी की एस्पिरेशन थी भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को इतनी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके। समझ में आ गया। दूसरी चीज की बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल लो, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री रही है वो अनटचेबिलिटी से भरी हुई रही है, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा छूतछात देखने को मिलता था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। सोसाइटी की एस्पिरेशन क्या थी कि अनटचेबिलिटी को क्या करा जा सके, अबॉलिश करा जा सके। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, पावर को प्रोवाइड करा और उनको इस योग्य बनाया कि वो सोसाइटी के एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके, मतलब वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने रूल्स की फॉर्मेशन करी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा ताकि वो इस अनटचेबिलिटी को इंडिया में से अबॉलिश कर सके। और आज हद तक ज्यादातर शहरों में और मोस्ट ऑफ द विलेजेस में भी ये जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है ये हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सोसाइटी के एस्पिरेशन को फुलफिल कर दिया। क्यों फुलफिल कर पाया, क्योंकि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कैपेबल करा, इस योग्य बनाया। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई जी हाँ, क्लियर हो गई। इसी प्रकार से आजकल की मॉडर्न सोसाइटी, उनकी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि सोसाइटी का इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हो। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को कैपेबल बनाता है या फिर इनेबल करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की एस्पिरेशन को भी फुलफिल कर सके। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स में, तो भाई गवर्नमेंट हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज ला सकती है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है ताकि आने वाला जो यूथ है उसको क्या मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और वो अच्छे एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फुलफिल करेगी एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी को, और गवर्नमेंट को ये पावर कौन प्रोवाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया जी हाँ, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लिख सकते हैं। The fifth function of a constitution is to provide fundamental identity to the people. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मुझे प्रोवाइड करेगा। मैं कैसे आज कह पा रहा हूँ मैं इंडियन हूँ, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या हम कह पाते हम इंडियन है, नहीं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रोवाइड कर दिया। फंडामेंटल
एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो फंडामेंटल और कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? हमारी इंडियन सिटीजनशिप। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे क्या प्रोवाइड करा? एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा। अगर आज मैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाऊंगा या फिर मैं आज मैं किसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाऊंगा तो वहां पर मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पास क्या है? इंडियन सिटीजनशिप है। तो मैं क्या हो जाऊंगा? एक इंडियन हो जाऊंगा। और इंडियन मेरी क्या हो जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे आइडेंटिटी बन जाएगी? फंडामेंटल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई हमने ये तो देख लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन है। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव क्यों है और इसकी सक्सेस के पीछे क्या कारण है। तो हम देखते हैं अब उस कंसेप्ट के बारे में। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव कैसे है, वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से लाता है और क्या रीजन है इसकी सक्सेस के पीछे। तो अब हम क्या देखेंगे? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव एंड द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं, इसके तीन रीजन है जो इसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। पहला है भाई मोड ऑफ प्रोमैगुलेशन, दूसरा है हमारा फंडामेंटल प्रोविजन, तीसरा है हमारा इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डिजाइन। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ प्रोमैगुलेशन। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ प्रोमैगुलेशन या फिर मोड ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में, तो मोड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? तो भाई जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इतने इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि उनको क्या करा जाता है? ड्राफ्ट करा जाता है। उनको क्या करा जाता है? ड्राफ्ट करा जाता है किसके द्वारा? या तो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा जो इतने पॉपुलर नहीं होते और उनके पास क्या नहीं होती? एबिलिटी नहीं होती कि वो पीपल को क्या कर सके, वो सिटीजन्स को अपने साथ क्या कर सके? होल्ड कर सके। इसलिए भाई कोई भी उनके जो भी इसलिए कोई भी जो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन इंडियन केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा क्या था? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या करा गया? उसको ड्राफ्ट करा गया ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ऐसे लीडर्स के द्वारा जो क्या बन गए थे? एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर आइडेंटिटी बन गए थे। इंपॉर्टेंट पॉपुलर आइडेंटिटी बन गए थे कब? नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या बन गए थे? पॉपुलर आइडेंटिटीज बन गए थे। और उनके पास क्या थी? उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने साथ लोगों को होल्ड कर सके। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, चाहे वो हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। इन सभी के पास क्या थी? एबिलिटी थी कि लोगों को अपने साथ क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा फॉर्म करा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्म करा गया, उसको हम सभी के द्वारा क्या करा जाता है? रिस्पेक्ट करा जाता है। क्लियर हो गई ये चीज? जी हाँ। फिर हम बात करते हैं कि चाहे मैं अब इसका एग्जांपल की बात करें तो भाई जितने भी जो दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, वो क्या हुए? फॉर्म हुए हैं आफ्टर दी पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। जैसे बात करूं मैं श्रीलंका, बात करूं मैं साउथ अफ्रीका की, चाहे मैं बात करूं इंडिया की, इन सभी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन किसी पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद क्या हुए हैं? किसी भी पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद ही क्या हुए हैं? फॉर्म हुए हैं। क्योंकि नेशनल मूवमेंट के दौरान कुछ लीडर्स इमर्ज होते हैं जो जनता की नजरों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी उन लोगों का क्या कर सके? अपने साथ होल्ड कर सके। तो उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया उसको सिटीजन्स के द्वारा क्या करा जाता है? रिस्पेक्ट करा जाता है। इसलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना क्या है? इतना सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या करा गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्म करा गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर थे। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो भाई हमारी कितने भी अलग अलग नेशनलिस्ट लीडर हों, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इसकी फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के पार्ट थे। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर लीडर्स के द्वारा ड्राफ्टेड करा गया। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रीजन के बारे में कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना वो क्यों है। तो दूसरा रीजन क्या आ जाता है? फंडामेंटल प्रोविजन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक लिंग के लोगों को जेंडर, रेस
एंड रिलीजन के आधार पर किसी को भी क्या नहीं करा जाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाता, हर एक को इक्वल राइट्स को प्रोवाइड करा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आफ्टर द पार्टीशन जो मुस्लिम्स थे वो यहाँ पर क्या, जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में मुस्लिम्स क्या थे, माइनॉरिटीज थे। मुस्लिम्स क्या थे, माइनॉरिटीज थे। लेकिन हमने क्या करा, हमने पाकिस्तान की तरह कभी किसी को क्या नहीं करा, हमने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करा कि इंडिया इज अ हिंदू नेशन। हमने हमेशा क्या कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, भारत एक क्या है, सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सभी धर्मों को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। इंडिया ने क्या कहा कि वी विल बी अ सेकुलर कंट्री, हम क्या है, एक सेकुलर कंट्री होंगे। तो हम क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को भी क्या दिया जाता है, माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट दिए जाते हैं, ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो क्या करना फील करे, नेग्लेक्टेड फील ना करे। मान लीजिए अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता, अगर हम भी इंडिया भी ये कह देता कि वी ऑल्सो आर द, हम भी क्या है, हिंदू किंगडम है, जैसे पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम एक इस्लामिक कंट्री है, उसी प्रकार से अगर इंडिया भी कह देता कि हम एक हिंदू नेशन है, तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम्स है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते? अगर मान लीजिए मैं आपके घर का हेड बन जाऊं, ठीक है, और आप अपने घर के मेंबर हैं, और मैं आपकी बातें सुन नहीं रहा हूँ, मैं आपके हित के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ कुछ, तो क्या आप मुझे अपने घर का हेड मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो जब तक हम माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं देंगे, जब तक हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो जब तक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मानेंगे, वो इस कंट्री को अपनी कंट्री कैसे मानेंगे? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नेग्लेक्टेड फील करेंगे। और नेग्लेक्टेड किस चीज की भावना को उत्पन्न करेगा, उनके मन में रिवोल्ट की भावना को उत्पन्न करेगा, जो एक कंट्री में क्या करेगा, जो एक कंट्री में भाई हो सकता है राइट्स को भी डेवलप कर सके, राइट्स को भी क्या कर सके, राइट्स को भी समाज में ला सके। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट्स प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उनको क्या कर सके, एलिविएट कर सके, ताकि मैंने क्या कर सके, एलिविएट कर सके। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डिजाइन के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा फीचर है जो मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी एक गवर्नमेंट के बॉडी को हमने ज्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी। हमने क्या करा भाई, हमने पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करा। किस किस के बीच में डिवाइड करा? हमने कहा कि भाई लेजिस्लेचर भी होगी, हमने कहा भाई एग्जीक्यूटिव भी होगी, हमने कहा भाई जुडिशरी भी होगी। हमने कहा लेजिस्लेचर भी होगी, हमने कहा एग्जीक्यूटिव भी होगी, और हमने कहा जुडिशरी भी होगी। लेकिन हम क्या कर देंगे, हम इन तीनों में क्या करेंगे, फंक्शंस को डिवाइड कर देंगे। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होगा कि वो लॉ की फॉर्मेशन करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा कि वो लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, और हमारी जुडिशरी का काम क्या होगा कि वो लॉ को क्या करेगी, चेक करेगी। तो हमने क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी को एक्सेसिव पावर को प्रोवाइड नहीं कर दिया, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मनमर्जी क्या ना कर सके, अपने मनमर्जी चेंजेस ना कर सके। ठीक है, अगर कोई भी लॉ की फॉर्मेशन करी जाती है जो लगता है कि ये क्या है, फंडामेंटल नहीं है सेंस में, या फिर ये गलत है, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उनको वायलेट कर सकता है, तो जुडिशरी क्या कर देगी, उस लॉ को क्या कर देगी, अबोलिश कर देगी। जुडिशरी के पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो इस लॉ को क्या कर देगी, अबोलिश कर देगी। समझ में आ गया? तो ये क्या है, चेक एंड बैलेंस का रिलेशन हमें देखने मिलता है कि इसके फंक्शंस को ये चेक करती है, इसके फंक्शन को ये चेक करते हैं, आपस में एक दूसरे फंक्शंस को क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहते हैं। अब हमें पावर के डिवीजन में तो बैलेंस देखने को ही मिलता है, ताकि कोई किसी एक अथॉरिटी के पास मोनोपोली ना हो जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दबा के चेंज कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रख देती है, ऐसा नहीं। और दूसरा बात करें, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर भी अच्छा लगता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, जो समय के अनुसार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई एक व्यक्ति में चेंज आते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आते रहते हैं। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी भी जा सकती है और ज्यादा भी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। क्यों? क्योंकि भाई हमें देखने में मिलता है कि केशवानंद भारती केस के पास जुडिशरी ने डिक्लेयर करा या अनाउंस करा कि भाई पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट
अमेंडमेंट तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया कि भाई इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, ये सेकुलर कंट्री है। ये बेसिक ढांचा है ना, जो पहचान है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको चेंज नहीं कर सकती। उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस को चेंज कर सकती है, आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, रिजिड भी हो गया और फ्लेक्सिबल भी हो गया। इट इज हार्ड, इट इज रिजिड इनफ एंड इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल इनफ। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। फिर हम इसमें हमने बात करी कि किस प्रकार से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सक्सेस के कौन कौन से कारण है। तो इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करता है, इसके मेजर 3 कारण हैं। कौन कौन से, मोड ऑफ प्रोमैगुलेशन, फंडामेंटल प्रोविजन, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस ऑफ डिजाइन। मोड ऑफ प्रोमैगुलेशन का मतलब क्या है, मोड ऑफ डिक्लेरेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से डिक्लेयर हुआ है। तो बहुत सारी कंट्री में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा जाता है, बनाया जाता है, वो ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है, या तो मिलिट्री के लीडर होते हैं या वो अनपॉपुलर लीडर होता है जिनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो पीपल को अपने साथ होल्ड कर सके। लेकिन इंडियन केस में बिल्कुल उल्टा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा गया ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो क्या बन चुके थे कि इंपॉर्टेंट पॉपुलर आइडेंटिटी बन चुके थे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे हमारे डॉक्टर बी अम्बेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये सभी क्या बन चुके थे, नेशनलिस्ट आइडेंटिटी बन गए थे, नेशनलिस्ट लीडर बन चुके थे। और भाई जितने भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हुए वर्ल्ड में, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, वो क्या हुए, ड्राफ्ट हुए आफ्टर द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ लीडर्स इमर्ज होकर आते हैं, वो लीडर्स ही क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजन के द्वारा रिस्पेक्ट करा जाता है। क्यों, क्योंकि वो नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा फॉर्म करा गया है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रोविजन के बारे में, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी का हर एक वर्ग के बारे में बात करता है, और वो माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके पास कुछ रीजन हो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, एजुकेशन में रिजर्वेशन देते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देते हैं, डिफरेंट चीज में हम रिजर्वेशन देते हैं माइनॉरिटीज को। अब फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डिजाइन के बारे में, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने मिलता है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डिजाइन देखने मिलता है। जैसे हमने पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, जुडिशरी के अंदर। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूट करेगी, जुडिशरी लॉ को चेक करेगी। लेजिस्लेचर को उल्टा सीधा लॉ बनाएगी तो उसे जुडिशरी क्या कर देगी, उसे अबॉलिश कर देगी। तो इनका रिलेशन को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस का रिलेशन कहते हैं। और इस हमें एक चीज, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की पावर में तो देखने मिलता है, हम उसकी फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर में भी हमें क्या देखने को मिलता है, बैलेंस देखने को मिलता है, कि वो क्या है, रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसे है कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल ऐसे है कि हम उसमें अमेंडमेंट को, पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट को कर सकती है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से अपनी अथॉरिटी को ड्राइव कर रहा है, या फिर उसके पीछे इतनी सक्सेस का क्या कारण है। तब हम देखेंगे कि इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे करी जाती है और किसके द्वारा करी जाती है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या करा गया था, उसको फ्रेम करा गया था किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम करा गया था। किसके द्वारा फ्रेम करा गया था जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम करा गया था। किसके द्वारा फ्रेम करा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम करा गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसकी पहली बैठक कब होती है, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है भाई हमारे 9 दिसंबर 1946 में। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में। इसकी पहली मीटिंग में कितने मेंबर थे, तो इसकी अगर हम बात करें कि इसमें अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो उसमें हमारे कितने मेंबर्स थे, तो उसमें हमारे मेंबर्स थे 389 मेंबर्स थे। समझ में आ गया। और भाई ये जो मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इनको इनडायरेक्टली चूज करा गया था। इनको क्या करा गया था, इनको इनडायरेक्टली चूज करा गया था, किसके द्वारा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट बनी थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। तो हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम क्या करते थे, जब भी हम किसी मूवमेंट को करते थे या वो करते थे, तो उन्हें समझ में आ जाता था। जैसे जब हमने दांडी मूवमेंट को करा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ पॉलिटिकल पावर को क्या करना पड़ेगा, इंडियंस को सरेंडर करना पड़ेगा। इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल पावर्स को प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं तो हमारा यहाँ इस देश में रूल करना, इस इंडिया में रूल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो क्या लाते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाइट 1935, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमें क्या दे दी, परमिशन दे दी कि हम क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म कर सकते हैं। हम डिफरेंट प्रांतों से, उनकी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनसे क्या कर सकते थे, हम लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकते थे, फॉर्म कर सकते हैं। और उसी लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या कहते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं।
हालांकि जब हमारा क्या हुआ था, हालांकि जब हमारा 1939 आया तो इसको हमने क्या कर दिया था, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को हमने अबॉलिश कर दिया था। लेकिन 1946 में हमने फिर से फॉर्मेशन करी थी, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हमने फिर से फॉर्मेशन करी थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसी एक्ट के अंतर्गत। समझ में आ गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एक बॉडी है जो अंग्रेजों के द्वारा फॉर्म करी जाती थी, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव किसके होते थे, कांग्रेस के होते थे। क्यों, क्योंकि कांग्रेस उस समय पार्टी थी। ठीक है, समझ में आ गया। और मुस्लिम लीग के होते थे, लेकिन वो किसके होते थे, मुस्लिम रिजर्वेशन पे। अगर जनरल सीट्स की बात करें तो वहाँ पे किसका डोमिनेशन में देखने को मिलता था, कांग्रेस का डोमिनेशन में देखने को मिलता था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली समझ में आ गई। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, तो उसके मेंबर्स के द्वारा क्या करा जाता था, उसके मेंबर्स के द्वारा चुना जाता था। किसको चुना जाता था, उसके मेंबर्स के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को किसके द्वारा चुना जाता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली किसके अंदर फॉर्म हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंदर तहत हुई थी। समझ में आ गया, समझ में। फिर हम बात करते हैं कि हमने देखा कि कब से शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप अपनी बुक में पढ़ोगे ना, तो वहां पे कैबिनेट मिशन दे रखा है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन करी गई थी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब आप बोलोगे जी कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन इंक्लूड करता है 4 पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा बताता है कि भाई हमें क्या करा जाएगा कि भाई 10 लाख पे क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक रिप्रेजेंटेटिव पे क्या होगा, 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में आया। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश प्रोविजन है, ब्रिटिश प्रोविजन मतलब जिनको ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली क्या करा जा रहा है, रूल करा जा रहा है। और प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है, प्रिंसली स्टेट का मतलब वो है, ये वो राजा रजवाड़े हैं जिन्होंने अंग्रेजों की अथॉरिटी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दे रखी है, कुछ फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने इंटरनल मैटर में ना उनके पास ऑटोनॉमी है। तो ये ऑटोनॉमी किसने प्रोवाइड करी, ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी हमारे ब्रिटिशर्स ने। किसको, उन प्रिंसली स्टेट को जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंस हो, 10 लाख व्यक्तियों पे क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये क्या थी, पहली कंडीशन थी किसकी, कैबिनेट मिशन के। पहला क्या था, पहला यही था, पहला फैक्ट यही था कि 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में आ गया। और हमें देखने को मिलता है कि 292 मेंबर्स आते हैं कहाँ से, 292 मेंबर्स आते हैं ब्रिटिश प्रोविजन से और 93 मेंबर्स आते हैं हमारे प्रिंसली स्टेट से। 93 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, प्रिंसली स्टेट से। 292 मेंबर्स आते हैं हमारे ब्रिटिश प्रोविजन से। 292 प्लस 93 हमारा कितना हो जाता है, 384 हो जाता है। और इसमें जो 385 हो जाता है। और इसमें जो 4 सीट्स थी वो हमारी क्या थी, स्पेशली रिजर्व थी कुछ लीडर्स की। तो इसमें टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं, 389 मेंबर्स थे हमारे अनडिवाइडेड, जब पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी। तो इसकी सेकंड कंडीशन थी कि जो सीट्स थी ना, उनको 2-3 कम्युनिटी के बीच में डिवाइड करा गया था। 3 मेजर कम्युनिटी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। सिख जनरल में हमारे हिंदू भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, पारसी भी आते हैं, इन सबके बीच में डिवाइड करी गई थी। ये 3 मेजर कम्युनिटी थी। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बताया, इनको किसके द्वारा चुना गया था, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुना गया था। कौन से सिस्टम के थ्रू, तो हम अपने 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के थ्रू। अभी हमें केवल याद रखना है कि पीआर सिस्टम के थ्रू, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था। क्यों, क्योंकि हम इस सिस्टम के बारे में हमारे 3rd चैप्टर इलेक्शन कमीशन वाले 3rd चैप्टर में इस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके द्वारा चूज करा गया था, तो पीआर सिस्टम के द्वारा, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा क्या करा गया था, चूज करा गया था। किसके साथ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ। और चौथा पॉइंट, अब ब्रिटिश प्रोविजन में तो क्या करा रहे हो तुम, ब्रिटिश प्रोविजन में तो तुम वोटिंग करा रहे हो। वोटिंग का मतलब कि भाई ब्रिटिश प्रोविजन में तो तुमने क्या कर ली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उन्होंने वोट कर दिया कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। लेकिन जब राजा रजवाड़े की बात आती थी ना, जब प्रिंसली स्टेट की बात आती थी, वो कौन डिसाइड करता था, तो भाई वो राजा डिसाइड करते थे। क्यों, क्योंकि जो राजा के क्या होते थे, जो राजा के इंसान होते थे, जो राजा के लिए ऑनेस्ट होते थे, तो उनको क्या करते थे, राजा भेज दिया करते थे। जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर, ये 93 मेंबर्स कैसे आए थे, तो 93 मेंबर्स आए थे कॉन्सुलेशन से। किससे आए थे, कंसुलेशन से आए थे। समझ में आ गया ये कंसेप्ट भी।
तो हमने देखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करी थी, फॉर्मेशन करी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मैंने बताया कि आपको कि जब पाकिस्तान बना नहीं था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, लेकिन तब हम देखने को मिलता है पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर बचते हैं, 299 मेंबर्स बचते हैं। और इन 299 मेंबर्स में से भी 284 के साइन हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने मिलते हैं साइन, कॉन्स्टिट्यूशन पे देखने को मिलते हैं। और ये कब देखने को मिलते हैं, ये 24 जनवरी 1950 में हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और हमारा इंडिया अडॉप्ट भी कर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन को। 24 जनवरी 1950 को साइन करा जाता है 284 लीडर्स के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो जाता है, इनेक्टेड हो जाता है। अब 26 जनवरी को क्यों चूज करा गया तो वो भी एक अलग है, उसका मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां पर आपको पता चलेगा कि हम केवल 26 जनवरी को ही हमने क्यों चूज करा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था। तो उसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रीजन है। ऐसे ही हमारे हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, और मैं आपको उस रीजन को बताऊंगा, एक स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो हमने 26 जनवरी 1950 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनेक्टेड हो जाता है। ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में हमें कितने डेज लगे। तो 166 डेज लग गए थे। इट मीन्स 2 साल 11 महीने लग गए थे। 2 साल 11 महीने लग गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई हमने ये तो देख लिया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी। कंपोजिशन का मतलब समझते हैं आप, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके घर की कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन का मतलब है कि किस किस चीज़ों से मिलकर वो चीज़ें बनी हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इसमें भाई सभी हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोसाइटी के हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जहां पर हमें सोसाइटी के हर वर्ग, हर धर्म, हर कल्चर का हमें रिप्रेजेंटेशन पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हम शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो हमें शेड्यूल कास्ट के 28 मेंबर्स देखने को मिलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और कांग्रेस की बात, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कितनी सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 82% सीट्स किसकी थी, कांग्रेस की थी। लेकिन आप कभी ये सोच रहे हो कि 82% सीट्स केवल एक पार्टी की है तो उसमें लोग भी एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर था। उस समय की कांग्रेस खुद में ही एक क्या थी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बॉडी थी, जहां पर हमें पहले कांग्रेस को एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न समाज के वर्गों से लोग क्या आते थे, लोग पार्टी के फॉर्मेशन करते थे। जैसे कि मैं बात करूं जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भाई कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट करते थे, कंजर्वेटिव्स थे। और वहीं हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, वो कौन थे, वो सोशलिस्ट लीडर थे। तो हमें क्या देखने मिलता है, पार्टी में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने मिलता है। इसमें डिफरेंट वर्ग से लोग आते थे, विचारधाराओं से लोग आते थे। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि 82% सीट्स कांग्रेस की है तो यहाँ पर एक ही पार्टी को, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होंगे, एक ही वर्ग से बिलोंग करते हैं। नहीं, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बॉडी थी। इसे हम क्या कहते थे, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कहते थे, जिसके अंतर्गत पूरी सोसाइटी का क्या आ जाता था, जिसके अंदर पूरी सोसाइटी समा जाती थी। समझ में आ गया। तो भाई 28 मेंबर्स किसके थे, शेड्यूल कास्ट के थे, और 82 रिप्रेजेंटेशन में कांग्रेस का देखने को मिलता है। और कांग्रेस भी उस समय में क्या थे, एक डाइवर्सिफाइड बॉडी थी।
ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। डेलिब्रेशन ने क्या करा, डेलिब्रेशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करा, तो भाई जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन लाया जाता था, जो भी बातें वहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होती थी ना, उसके ऊपर भाई गहन विचार विमर्श होता था कि इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए या ना लिया जाए, इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए या ना लिया जाए। अब डेलिब्रेशन का एग्जांपल हमें बहुत सारी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे सेंटर स्टेट के रिलेशंस को देखिए बहुत ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, डेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर हमें डेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर हमें डेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं, भारत की लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के हमें बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मान लीजिए अब डेलिब्रेशन चल रहा है, अगर कोई चीज डेलिब्रेशन से नहीं होती थी तो फिर वो क्या करा जाता था, वोटिंग करा जाता था, और जो लोग ज्यादा सहमत होते थे उसके हाथ में वो चला जाता था। अब जैसे जो कोई मना करता है, जैसे मान लो कि ए, बी और सी, ये तीन जने हैं, ए ने अप्रूव कर दिया, बी ने अप्रूव कर दिया, सी ने डिनाइड कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि सी ने डिनाइड कर दिया तो इसको केवल डिनाइड ही करना है, अब इसको रीजन भी देना पड़ेगा कि इसने डिनाइड क्यों करा है। अगर इसका रीजन वैलिड हुआ तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करा जाएगा, और अगर लगता है कि इसमें कोई रीजन वैलिड नहीं है, केवल क्या है, पर्सनल होता है ना, पर्सनल खुन्नस होती है किसी व्यक्ति से, वो है, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करा जाता था। और जब भी हम क्या करते, हमें देखने को मिल रहा था, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिब्रेशन होता था ना, तो वहां पे एक चीज दी जाती थी कि आप अपने सोसाइटी के वर्क का तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, कि मतलब इंडिया को फायदा होना चाहिए उस चीज का। तुम ये तो देख रहे हो आप, जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटी ने किसकी डिमांड करी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है तो मेरी जान, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी एससी के लिए, तो एक जगह है, मान लेते हैं एक जगह है फरीदाबाद, अब फरीदाबाद से एससी ही खड़ा होगा, ठीक है, एससी ही खड़ा होगा और एससी ही वोट देंगे, तो फिर ये तो उनका एक अलग से देश राज्य ऐसे कुछ बन गया ना, अलग से हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी ताकि केवल एससी ही पावर में आए। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं एससी हूं तो मैं चाहता हूं ना, अगर मैं एससी हूं और मैं एससी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो मैं चाहूंगा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट आए। लेकिन मैं ये भी तो जानता हूं अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो हमारी इंडिया की जो यूनिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हमें हो सकता है आने वाले समय में इसी बेसिस पे हमें दोबारा से पार्टीशन देखने को मिले। तो मुझे अपनी कम्युनिटी से पहले क्या रखना है, नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। मुझे सेल्फ इंटरेस्ट से पहले किसको रखना है, नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझ में आ गया, और हमें देखने को मिलता है, समझ में आ गई ये चीज। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट करा, फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट में 2 से ज्यादा टायर होते हैं। टायर का मतलब 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के पास, सबसे पहले सेंटर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई। तो हम क्या हुए, फेडरल गवर्नमेंट हुए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का इस्तेमाल तो कहीं नहीं करा गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर लिखा गया है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, संघ रहेगा राज्यों का। तो हमने उस ही स्टेटमेंट में हम किसको लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर को लिया है। समझ में आ गई ये चीज, जी हाँ, हमारी ये चीज भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जैसा आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, बैक एंड बोरो का। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बैक एंड बोरो का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है।
तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बैग एंड बोरो का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहता है क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने भाई डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और जहां जहां से उन्हें जो प्रोविजन अच्छे लगते थे ना, वो इंडिया में उसे क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे। अब ऐसा नहीं था कि भाई वहां से उठाया कॉपी एंड पेस्ट, जैसे हम लोग करते हैं, एआई से उठाया कॉपी और उसमें फाइल में पेस्ट। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं करा। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझा, उसको भाई मॉडिफाई करा, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसे क्या करा, मॉडिफाई करा, देन उसे इंप्लीमेंट करा। ऐसा नहीं कि हुबहू उठाया और चेप दिया, कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा नहीं करा। उसे उठाते थे, उसे मॉडिफाई करते थे, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, एंड देन उसे इंप्लीमेंट करते थे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बताता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस कंट्री से क्या क्या लिया, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने क्या लिया। तो अगर सबसे ज्यादा आपने किसी से लिया है तो वो किससे लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। समझ में आ गया। जैसे कि सबसे पहले बात करें हमारा एफपीटीपी सिस्टम भी क्या है, इलेक्शन सिस्टम है, जिसके बारे में हम हमारे 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एफपीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। एंड सेकंड चीज की बात करें तो हमने भाई क्या लिया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी वहीं से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। फिर हमने आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। फिर मैंने जो हमारे लोकसभा में हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल भी हमने कहाँ से लिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल हमें कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। समझ में आ गया। और बात करूं तो हमने और क्या लिया ब्रिटेन से, और हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल लिया हमने। और हमने ब्रिटेन से क्या लिया, हमने ब्रिटेन से और क्या लिया, हमने ब्रिटेन से लिया था ये चीज हमने किससे ली, ये चीज हमने ली ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं यूएस के बारे में कि हमने यूएस से क्या क्या लिया। तो हमने यूएस से क्या क्या लिया, हमने सबसे पहले यूएस से लिया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने क्या लिया, चार्टर लिया, किसका चार्टर लिया, फंडामेंटल राइट्स का चार्टर लिया। और हमने क्या लिया, हमने भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ली। हमने क्या ली, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ली। और फिर हम बात करें हमने क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू भी लिया। हमने क्या भी लिया, जुडिशियल रिव्यू भी लिया।